Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, मनोविज्ञान के प्रश्नों का ये टेस्ट नंबर 3 है जो स्पेशल रीट के लिए, एमपीटेट के लिए और सीटेट के लिए चलाया गया है। साथियों, बिल्कुल अप्लाइड क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। शानदार तैयारी आपकी इस टेस्ट से हो जाएगी। अगर आपको इस टेस्ट की पीडीएफ लेना है मित्रों, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना है। बिल्कुल मैं वहाँ पर पीडीएफ आपको दे दूँगा। शुरू करते हैं साथियों इस टेस्ट को। सुबह 9 बजे आपके हिंदी शिक्षण वीडियो का टेस्ट नंबर 8 आ रहा है, तो उसको ज़रूर अटेंड करें। वहाँ पर फैक्ट प्लस अप्लाइड क्वेश्चन का बेजोड़ मिश्रण आपको शिक्षण वीडियो का मिलने वाला है। तो सुबह 9 बजे टाइम का विशेष ध्यान रखें साथियों। शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 आता है मित्रों, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया थॉर्नडाइक द्वारा, स्किनर द्वारा, पावलोव द्वारा और कर्टलेविन द्वारा। तो साथियों देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे और आपका उत्तर सही होना चाहिए। प्रश्न को समझिए। सीखने के लिए तैयार होता है मतलब तैयारी या तत्परता के नियम की बात की जा रही है, और ऐसा नियम किसने बताया था? थॉर्नडाइक ने बताया था। इसलिए आपका जो प्रथम विकल्प है वो बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया? थॉर्नडाइक, मेस्लो, गिलफोर्ड और कोपका। तो राइट आंसर बताइए साथियों। मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम देने वाले कौन थे? जी हाँ, अगर आपने विकल्प नंबर 2 का चयन किया है तो आपका विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही है मित्रों। अब्राहम मेस्लो के द्वारा ही मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत दिया गया था, जिसमें इन्होंने आवश्यकताओं को 5 भागों में विभाजित किया था। कितने भागों में विभाजित किया था? 5 भागों में इन्होंने आवश्यकताओं को विभाजित कर दिया था। दूसरा विकल्प आपका सही है। अब 2 या 3 प्रश्नों के बाद में आपको शानदार अप्लाइड प्रश्न मिलने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय दिया गया बंडूरा द्वारा, पियाजे द्वारा, स्किनर द्वारा और वाइगोत्स्की द्वारा। साथियों, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट को शॉर्ट में जेपीडी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए बंडूरा ने तो ये दिया नहीं, पियाजे ने नहीं दिया, स्किनर ने नहीं दिया, तो फिर आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है और वो आता है वाइगोत्स्की का। तो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय देने वाले थे वाइगोत्स्की। आपका जो चौथा विकल्प है यहाँ पर सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न 4, बिल्कुल अप्लाइड प्रश्न शुरू होते हैं। वह कथन जो वैयक्तिक विभिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है। देखिए वैयक्तिक विभिन्नता के संदर्भ में जो कथन आपको गलत लगता है उस कथन का यहाँ पर चयन करना है। व्यक्ति विशेष प्रकार से भिन्न होते हैं, व्यक्ति विशेष कोटि में भिन्न होते हैं, व्यक्ति विशेष प्रकार व कोटि दोनों में भिन्न होते हैं, और व्यक्ति न तो कोटि और न ही विशेष प्रकार से भिन्न होते हैं। तो साथियों आपको यहाँ पर सही आंसर देना है। इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो बताइए राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या है साथियों? इसका राइट आंसर है चौथा विकल्प। व्यक्ति न तो कोटि और न ही विशेष प्रकार से भिन्न होते हैं। ये जो कथन है ये सत्य नहीं है। बाकी ये तीनों कथन क्या है साथियों? सत्य कथन है। इसलिए जो चौथा विकल्प है वो सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया? 1990, 93, 98 और 2000। तो साथियों जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम लागू किया गया था 1993 में। विकल्प नंबर 2 सही है। किसी प्रश्न पर डाउट हो तो बिल्कुल उसको कमेंट बॉक्स में प्रश्न संख्या जरूर लिख कर जाए कि इस प्रश्न पर हमें डाउट है, ताकि जो सॉल्यूशन क्लास लगाई जाएगी 5 टेस्टों के बाद में उसको बिल्कुल क्लियर किया जाएगा साथियों। ऐसे शिक्षण वीडियो की जो टेस्ट सीरीज है हिंदी की, उसमें भी 10 जैसे टेस्ट पूरे होते हैं वहाँ पर भी सॉल्यूशन क्लास लगाई जाएगी। उस क्लास को जरूर अटेंड करना, चाहे कोई सी भी क्लास अटेंड मत करो, लेकिन सॉल्यूशन क्लास को जरूर अटेंड कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न 6 पे चलते हैं।
बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? आत्मकेंद्रिता, सजीवतावाद, यथार्थवाद और वैयक्तिकवाद। तो मित्रों देखिए, चिंतन प्रदर्शन की अगर बात करें तो चिंतन प्रदर्शन मुख्य रूप से तीन रूप से होता है। एक तो है आत्मकेंद्रिता, एक है सजीवतावाद और एक है यथार्थवाद। लेकिन वैयक्तिकवाद द्वारा चिंतन प्रदर्शित नहीं होता है। विकल्प नंबर जो 4 है वो सही है साथियों। अगर डाउट है तो कमेंट करें, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो वैयक्तिकवाद ही रहेगा। मैं बिल्कुल अच्छी तरह से इसको आपको बता सकता हूँ। प्रश्न 6 में चौथा विकल्प सही है। कमेंट करें अगर डाउट हो तो, बिल्कुल फिर मैं बता दूंगा आपको। नेक्स्ट प्रश्न 7 पे आते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था कोठारी आयोग का, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2005, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2000। तो मित्रों ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत चलाया गया था। विकल्प नंबर 3 आपका सही है। आपने तीसरा ही विकल्प चुना है तो आपका राइट आंसर रहेगा। बाकी प्रथम, दूसरा और चौथा विकल्प गलत है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न 8 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है? संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक और आध्यात्मिक। तो साथियों यहाँ पर देखिए, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक ये तो अधिगम के क्षेत्र है। बाकी जो आध्यात्मिक है ये अधिगम का क्षेत्र नहीं होता है, क्योंकि आप मनोविज्ञान में ये प्रश्न पढ़ रहे हो। और संज्ञान, ज्ञान, भावात्मक, ज्ञान, भाव या अवबोध भी जिसको कहा जाता है, ज्ञान, भाव और क्रिया, ये तीनों ही अधिगम के क्षेत्र हैं। और आध्यात्मिक ये अधिगम के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए आपका जो चौथा विकल्प है वो सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न 9 है मित्रों। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष, जो RT 2009 लगा है, उसके बाद में कक्षा कक्ष के बारे में आपसे कुछ पूछा जा रहा है। अप्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। जेंडर के अनुसार अधिक समझाती है, आयु के अनुसार अधिक समझाती है और आयु के अनुसार अधिक विषम जाती है। तो साथियों जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है उसके क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष आयु के अनुसार अधिक समझाती है। मतलब आयु के अनुसार समझाती है, मतलब कि एक निश्चित आयु वाले जो बालक है वो एक निश्चित कक्षा में ही रहते हैं। विकल्प तीसरा आपका सही रहेगा यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 आता है। संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य है ग्रहण की गई संवेदी सूचनाओं का रूपांतरण, ग्रहण की गई सूचनाओं का विस्तारण, सूचनाओं का संग्रहण एवं पुनः प्रस्तुतिकरण और ये सभी। तो साथियों संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत ये सभी चीज़ें आ जाती है कि आप जो सूचनाएं संवेदनाएं ग्रहण करते हो वो सूचनाओं में रूपांतरित हो जाती है। ग्रहण की गई सूचनाओं का विस्तारण और सूचनाओं का संग्रहण एवं पुनः प्रस्तुतिकरण, सभी चीज़ें इसमें संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आ जाती है। विकल्प जो 4 है मित्रों यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न नंबर 10 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11। निम्न में से कौन सा वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत नहीं है? वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत पढ़ रखे होंगे आपने। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, सेल्फ पेसिंग का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत और पैटर्न का सिद्धांत। तो साथियों देखिए यहाँ पर पैटर्न का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, ये तीनों तो वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत है, लेकिन सेल्फ पेसिंग सिद्धांत ये वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है कि भाई व्यक्ति का जो विकास है वो निरंतर चलता रहता है। पैटर्न मतलब एक निश्चित पैटर्न में व्यक्ति का विकास होता है और सभी जो व्यक्ति होते हैं उनमें कुछ ना कुछ भिन्नता पाई जाती है, ये व्यक्तिगत विभिन्नता। दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 11 में साथियों, यहाँ पर दूसरा विकल्प, ठीक है, याद रखना इसको भी। नेक्स्ट प्रश्न 12। MLL न्यूनतम अधिगम स्तर, मिनिमम लर्निंग लेवल जिसको इंग्लिश में आप कह सकते हो, मूल रूप से एक ऐसा उपागम है जिसकी मान्यता है कि MLL के अनुसार आपको बताना है कि MLL का मतलब क्या है।
किसी भी कार्य को सभी विद्यार्थी न्यूनतम स्तर तक ही सीख सकते हैं। सभी अधिगम कार्य नहीं सीखे जा सकते हैं। इन उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, सभी उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों देखिए, MLL कहता है कि किसी भी कार्य को सभी विद्यार्थी न्यूनतम स्तर तक ही सीख सकते हैं। आपका प्रथम विकल्प सही है, क्योंकि MLL न्यूनतम अधिगम स्तर, यहीं पर आप पकड़ सकते थे इस चीज को, इसलिए आपका जो प्रथम विकल्प है वो सही रहेगा प्रश्न नंबर 12 में। नेक्स्ट 13 प्रश्न है मित्रों, सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय अनुबंधन का आधार है आवश्यकता, पुनर्बलन, उद्दीपक और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि सक्रिय अनुबंधन किसने दिया था? स्किनर ने। और इन्होंने किस पर बल दिया था साथियों? पुनर्बलन पर इन्होंने बल दिया था। किस पर बल दिया था? पुनर्बलन पर। तो जो विकल्प नंबर 2 है प्रश्न नंबर 13 में, वो बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न 14, मानसिक मंदता का तात्पर्य है औसत मानसिक योग्यता, औसत से कम मानसिक योग्यता, औसत से अधिक मानसिक योग्यता और इनमें से कोई नहीं। तो मानसिक मंदता का मतलब क्या है बताइए? जी हाँ, अगर विकल्प 2 का चयन किया है तो बिल्कुल सही है। जो औसत बुद्धि के बालक होते हैं उनसे जो कम मानसिक योग्यता होती है वही मानसिक मंदता कहलाती है। तो विकल्प नंबर जो 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं साथियों, निम्न में से किस क्षेत्र में अधिगम का अधिकतर हस्तांतरण संभव है? हस्तांतरण मतलब स्थानांतरण। स्मरण के क्षेत्र में, सामान्यकरण के क्षेत्र में, अवबोधन के क्षेत्र में और आदतों के निर्माण में। तो साथियों देखिए, आदतों के निर्माण में तो अधिगम हस्तांतरण अधिकतर संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि आदतें थोड़ी हस्तांतरित हो जाती है। अब देखो, स्मरण के क्षेत्र में भी नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है किसी व्यक्ति को कोई चीज़ याद हो, दूसरे को याद नहीं हो पाती है, अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन 2 बातें होती है, सामान्यकरण और अवबोधन। अवबोधन का मतलब होता है किसी चीज़ को जानना, और सामान्यकरण का मतलब होता है जानने के बाद उसका प्रयोग करके दूसरों को भी आप आसानी से पहुंचा सको, तो वो ही सामान्यकरण कहलाता है। तो इसका राइट आंसर भी क्या रहेगा? सामान्यकरण ही रहेगा, विकल्प नंबर 2 प्रश्न नंबर 15 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 आता है साथियों, थॉर्नडाइक ने सीखने का यह नियम नहीं दिया, तत्परता का, प्रभाव का, अवलोकन का और अभ्यास का। तो कौन सा नहीं दिया? जी हाँ साथियों, अगर विकल्प नंबर 3 का चयन किया है अवलोकन का, तो ये इन्होंने नियम नहीं दिया है। बाकी तत्परता या तैयारिका भी जिसको कहते हैं, देखो मित्रों, आप सोचते होंगे कि सर ये गलत टाइप करते हैं तत्परता को, लेकिन टाइपिंग में ऐसा ही आता है भाई। तत्परता लिखता हूँ तो ऐसा ही आता है, इसलिए फिर मैं ज़्यादा सुधार भी नहीं करता हूँ। प्रभाव का भी दिया, अभ्यास का भी दिया, लेकिन अवलोकन का नहीं दिया, इसलिए विकल्प जो 3 है वो सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17, अधिगम है, सिर्फ प्रश्न ही पूछे है कि अधिगम क्या है? व्यवहार में प्रत्येक परिवर्तन, परिपक्वता द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन और सभी। तो अच्छी तरह से सोच समझकर आंसर दीजिएगा। इसमें इजी प्रश्न लग रहा होगा, लेकिन आप चौथा विकल्प चुनोगे और वो गलत है, क्योंकि व्यवहार में प्रत्येक परिवर्तन अधिगम नहीं होता है। तीसरा विकल्प सही रहेगा, तीसरा विकल्प। और परिपक्वता द्वारा व्यवहार में परिवर्तन आता है, उसको भी आप अधिगम नहीं कह सकते। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 पे आते हैं साथियों, थॉर्नडाइक ने अनुकूलित अनुक्रिया को अपने नियमों में से किस नियम के रूप में व्यक्त किया? जो अनुकूलित अनुक्रिया का जो सिद्धांत दिया है पावलोव ने, उस सिद्धांत को थॉर्नडाइक ने किस नियम के रूप में व्यक्त किया था? मानसिक स्थिति का नियम, सादृश्य अनुक्रिया का नियम, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम और आंशिक क्रिया का नियम। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। साहचर्य मतलब संबंध बताया जाता है इसमें, जैसे पावलोव के सिद्धांत में संबंध होता है ना, उसी प्रकार से। तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 18 में साथियों। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 19, 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक के बालक को मनोवैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? नवजात शिशु, बाल शिशु, नवीन शिशु और इनमें से कोई नहीं।
तो साथियों 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक का जो बालक होता है उसको मनोवैज्ञानिक भाषा में बाल शिशु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाल शिशु। जबकि जन्म से लेकर के 14 दिन की जो अवधि होती है वो कहलाती है नवजात शिशु। लेकिन यहाँ 2 सप्ताह से 2 वर्ष पूछा है तो फिर बाल शिशु आपका सही रहेगा। विकल्प 2 सही है साथियों। बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिए हमें, और एक छोटा सा लाइक का बटन दबा दीजिए। वीडियो को शेयर करना दोस्तों अगर अच्छा लगता है तो। और आज का अंतिम प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, स्किनर का सिद्धांत आधारित है सादृश्य अनुक्रिया के नियम पर, प्रभाव के नियम पर, अभ्यास के नियम पर और उपयुक्त सभी। तो साथियों जो स्किनर ने सिद्धांत दिया है वो कौन से नियम पर आधारित है? वो है प्रभाव के नियम पर। प्रभाव या परिणाम के नियम पर कैसे आधारित है? देखिए स्किनर ने क्या सिद्धांत दिया था। इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया, चूहा क्रिया करता है और फिर उसको भोजन मिलता है। इसका सीधा सा मतलब है अगर उसको भोजन नहीं मिलता तो फिर वो बाद में उस क्रिया को नहीं करेगा। तो ये प्रभाव के नियम पर ये आधारित है। इस प्रकार विकल्प दूसरा सही है साथियों। मिलते हैं सुबह 9 बजे हिंदी शिक्षण वीडियो के टेस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार टेस्ट होने वाला है हिंदी शिक्षण वीडियो का। बेजोड़, अप्लाइड और फैक्ट प्रश्नों का टेस्ट मिलेगा आपको। मिलते हैं सुबह 9 बजे।